नमस्कार, खबर दुनिया की में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। स्कॉटलैंड की आजादी की योजना को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी दूसरे जनमत संग्रह की इजाजत। कहा, जनमत संग्रह के लिए ब्रिटेन की संसद की मंजूरी जरूरी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फैसले का किया स्वागत। चीन में फिर हुआ बेकाबू कोरोना। 1 नवंबर से अब तक 2,53,000 से अधिक मामले किए गए दर्ज। दूसरी तरफ आईफोन फैक्ट्री में कोरोना प्रतिबंधों और वेतन नहीं मिलने से परेशान श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश किया घोषित। कहा, नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर किए गए हमले और मानवाधिकारों का उल्लंघन आतंकवाद के कृत्यों के बराबर। रूस ने कीव पर दागी मिसाइल, 3 की मौत। अमेरिका में बंदूक ने फिर बरपाया कहर। वॉलमार्ट में अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 7 लोगों की मौत। हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। पुलिस ने कहा, अब तक स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया हमले का मकसद। और इंडोनेशिया में आए इस भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 268। हादसे के 3 दिन बाद एक 5 वर्षीय बच्चे को मलबे से सही सलामत निकाला गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। यूरोप इन दिनों सबसे पहले। ब्रिटेन से अलग होकर अपनी स्वायत्तता की चाह रखने वाली स्कॉटलैंड की सरकार को बड़ा झटका लगा है। बुधवार को ब्रिटेन की लंदन स्थित सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ब्रिटेन के साथ स्कॉटलैंड के बने रहने को लेकर होने वाला दूसरा जनमत संग्रह ब्रिटेन की संसद की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। ब्रिटेन के नए पीएम ऋषि सुनक ने अदालत के इस आदेश का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कॉटलैंड सरकार को बड़ा झटका देते हुए जनमत संग्रह कराने के उसके फैसले पर पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यूनाइटेड किंगडम सरकार की सहमति के बिना स्वतंत्रता के लिए जनमत संग्रह नहीं कराया जा सकता है। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर निकोला स्टर्जन अगले साल 19 अक्टूबर को जनमत संग्रह कराना चाहती हैं, लेकिन अदालत ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए कहा कि उनके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं है। यूके सरकार ने जनमत संग्रह को लेकर औपचारिक सहमति देने से इनकार कर दिया है। उच्चतम न्यायालय के अध्यक्ष रॉबर्ट रीड ने कहा कि 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया है। इस मामले में 6 सप्ताह पहले ही स्कॉटिश प्रशासन और कंजर्वेटिव ब्रिटिश सरकार के वकीलों ने लंदन में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखा। स्कॉटिश संसद के पास स्कॉटिश स्वतंत्रता पर जनमत संग्रह के लिए कानून बनाने की शक्ति नहीं है। अदालत ने उस तर्क को भी खारिज कर दिया कि जनमत संग्रह सिर्फ सलाह होगा, इसका संघ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके जरिए लोगों से सिर्फ ये जानने की कोशिश होगी कि स्कॉटलैंड एक स्वतंत्र देश होना चाहिए या नहीं। स्कॉटलैंड की फर्स्ट मिनिस्टर ने फैसले पर निराशा व्यक्त की है। हालांकि उन्होंने कहा कि वो फैसले का सम्मान करेंगी। ये स्वतंत्रता और निश्चित रूप से लोकतंत्र के किसी भी समर्थक के लिए निगलने के लिए एक कड़वी गोली है। सुप्रीम कोर्ट कानून नहीं बना सकता है, सिर्फ उसकी व्याख्या कर सकता है। स्कॉटिश लोगों के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने के लिए हमें एक और लोकतांत्रिक वैध साधन खोजना होगा और हम अवश्य ही ढूंढेंगे। उधर ब्रिटिश संसद में स्कॉटलैंड की नेशनल पार्टी के नेता ने फैसले का जिक्र करते हुए कहा कि संघ में लोकतंत्र का मूल बिंदु दांव पर है, लेकिन वेस्टमिंस्टर को क्या पसंद है क्या नहीं
इसके चलते लोकतंत्र को कुर्बान नहीं किया जा सकता है। पिछले साल स्कॉटलैंड के लोगों ने बहुमत के साथ स्कॉटिश संसद के लिए मतदान किया और एक स्वतंत्रता जनमत संग्रह कराने का जनादेश दिया। प्रधानमंत्री के पास स्कॉटलैंड के लोगों को लोकतंत्र से वंचित करने का कोई अधिकार नहीं है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि ये समय सरकारों को मिलकर एक साथ स्कॉटलैंड की जनता के लिए काम करने का है। मुझे खुशी है प्रधानमंत्री बनने के कुछ समय बाद ही मैं परिषद में भाग लेने वाला एक दशक से अधिक समय में पहला प्रधानमंत्री बन गया था। स्कॉटलैंड के लोगों के लिए काम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए मैंने प्रथम मंत्री के साथ बैठक की। ब्रिटेन की कंजर्वेटिव सरकार ने जनमत संग्रह को मंजूरी देने से इनकार करते हुए कहा कि 2014 में जनमत संग्रह में इस सवाल का निस्तारण कर दिया गया था, जिसमें स्कॉटिश मतदाताओं ने 45% के मुकाबले 55% के साथ स्वतंत्रता की मांग को खारिज कर दिया था। एडिनबरा में स्वतंत्रता समर्थक सरकार फैसले पर पुनर्विचार चाहती है। उसने ये दलील भी दी कि यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के निकलने से राजनीतिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य तेजी से बदला है। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने का अधिकार स्कॉटिश मतदाताओं ने विरोध किया था। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने का अधिकतर स्कॉटिश मतदाताओं ने विरोध किया था। और यूरोपीय संघ की संसद ने बुधवार को एक प्रस्ताव का जोरदार समर्थन किया, जिसमें यूक्रेन पर हमले को लेकर रूस को आतंकवाद का प्रायोजक कहा गया है। यूरोपीय संघ की विधायिका ने यूक्रेन पर हमले के बाद 24 फरवरी से किए गए युद्ध अपराधों के लिए जिम्मेदार किसी भी व्यक्ति को अंतर्राष्ट्रीय अदालत के सामने पेश करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने की मांग की है। पश्चिमी देश रूस पर दबाव बनाने के लिए हर संभव विकल्प का इस्तेमाल कर रहे हैं। रूस की आर्थिक कमर तोड़ने के पहले ही तरह तरह की पाबंदियां लगा रखी हैं। अब उसे आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित भी कर दिया है। बुधवार को यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद के प्रायोजक देश के रूप में नामित करने के अपने फैसले के पीछे तर्क दिया कि मॉस्को के ऊर्जा बुनियादी ढांचे, अस्पतालों, स्कूलों और आश्रयों पर सैन्य हमलों ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है। हालांकि ईयू को यह कदम काफी हद तक प्रतीकात्मक है, क्योंकि यूरोपीय संघ के पास इसका समर्थन करने के लिए कोई कानूनी ढांचा नहीं है। रूस के खिलाफ पारित प्रस्ताव में कहा गया कि यूक्रेन की आबादी के खिलाफ रूस के जानबूझ के किए गए हमले और अत्याचार, नागरिक बुनियादी ढांचे का विनाश, मानव अधिकारों और अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी कानून के अन्य गंभीर उल्लंघन आतंक के कृत्यों के बराबर हैं। यह रूसी संघ को पहचानने का समय है कि वो क्या है। एक अछूत, एक खतरा, एक दुष्ट देश और एक ऐसा देश जो आतंकवाद का प्रायोजक है, और यह मान्यता परिणाम के साथ आनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि रूस के सभी स्तरों पर अलग थलग किया जाना चाहिए और यूक्रेन और दुनिया भर में आतंकवाद की अपनी लंबे समय से चली आ रही नीति को समाप्त करने के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। 27 देशों के यूरोपीय संघ ने आक्रमण की कठोर शब्दों में निंदा की है। इस बीच यूक्रेन में रूस के हमले जारी हैं। दक्षिणी यूक्रेन के एक अस्पताल के प्रसूति वार्ड में रॉकेट से किए गए हमले में एक नवजात की मौत हो गई। मलबे से जच्चा और एक डॉक्टर को निकाला गया। हमले में मारे गए बच्चे का जन्म 2 दिन पहले ही हुआ था। क्षेत्र के गवर्नर के अनुसार रॉकेट रूसी थे। यह हमला विल्नियांस शहर के एक अस्पताल में हुआ। यूक्रेन के कई हिस्सों में भीषण बमबारी के बीच IAEA प्रमुख जापोरिजिया परमाणु संयंत्र की सुरक्षा के मुद्दे पर इस्तांबुल में रूसी प्रतिनिधि से मुलाकात की। जापोरिजिया परमाणु संयंत्र के इर्द गिर्द फिर से भीषण हमला हो रहा है। परमाणु आपदा को रोकने के लिए IAEA प्रमुख ने संयंत्र के चारों ओर एक सुरक्षा क्षेत्र बनाने के लिए फिर से आह्वान किया। बैठक में संयंत्र की सुरक्षा का मुद्दे पर केंद्रित रहा। उसके पैर या तो जल गए थे या छर्रे लगने से जख्मी हो गए थे। उसका चेहरा और भावनात्मक रूप से वह तबाह हो गया है। यूक्रेन के सीमावर्ती शहर खेरसान को यूक्रेनी सेना द्वारा वापस लेने के 2 सप्ताह से भी कम समय के बाद निवासियों के लिए एक स्वैच्छिक निकासी की पेशकश शुरू कर दी है।
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार ने कहा कि रूसी कब्जे वाले क्षेत्र पर अचानक कब्जा करने से क्रेमलिन में नाटकीय रूप से डर पैदा हो गया है कि यूक्रेन युद्ध जीत जाएगा। ओलेस्की एरेस्टोविच ने दावा किया कि रूसी सेना बेलारूस से डोनबास तक हमला करेगी और रिवने परमाणु संयंत्र पर कब्जा करने की भी कोशिश करेगी। रूस पहले ही इस क्षेत्र में हमला कर चुका है और संयंत्र की 4 इकाइयों में से एक को पिछले सप्ताह काट दिया गया था। और अब एशिया का आईना। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चीन इन दिनों फिर से कोरोना महामारी से जूझ रहा है। देश में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए कई तरह के उपाय किए गए हैं। शॉपिंग मॉल, दफ्तर, पार्क बंद कर दिए गए हैं। चीन में लॉकडाउन के नियम सख्त करते हुए लोगों को घरों में ही रहने को कहा गया है। चीन की राजधानी बीजिंग और वित्तीय केंद्र शंघाई सहित कई शहरों में कोरोना वायरस के मामलों में फिर से तेजी देखी जा रही है। शंघाई और बीजिंग दोनों शहरों में मॉल और पार्कों को बंद कर दिया गया है और लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। चीन में अप्रैल में कोरोना संक्रमण के मामलों में रिकॉर्ड तेजी देखी गई थी। बुधवार को बीजिंग के कुछ हिस्सों में दुकानें और स्कूल बंद रहे, जबकि रेस्तरां और कैफे ने डाइन इन सेवाओं को रोक दिया था। हालांकि चीन की शून्य कोविड रणनीति ने वहां के लोगों को थका दिया है। कई लोगों ने उम्मीद जताई कि बाहरी गतिविधियों के लिए पाबंदियों में ढील दी जाएगी। हम पार्कों में ढील दिए जाने की उम्मीद करते हैं ताकि हम बुजुर्ग लोगों के पास व्यायाम करने के लिए जगह हो। अन्यथा जब हम घर पर रहते हैं तो बेशक हम पढ़ सकते हैं, हमारे पास कई किताबें हैं, लेकिन हमारे स्वास्थ्य के लिए बाहरी गतिविधियां हमारे लिए आवश्यक हैं। चीनी सरकार ने मंगलवार को कहा कि 3 साल में सबसे गंभीर कोविड प्रकोप के बीच 1 नवंबर से अब तक 2,53,000 से अधिक कोरोना वायरस के मामले पाए गए हैं, जबकि बुधवार को चीन ने 29,000 से अधिक नए कोविड मामलों की सूचना दी। राजधानी बीजिंग ने लगभग 1,500 नए कोविड मामलों की पुष्टि की है। दूसरी तरफ लोग प्रतिबंधों से उकता गए हैं और बंदिशों में ढील की मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमें उम्मीद है कि चीन पूरी तरह से खुल जाएगा, लेकिन साथ ही हम वायरस से संक्रमित नहीं होना चाहते। ये थोड़ा विरोधाभासी लग सकता है। अपने लिए हम निश्चित रूप से अधिक स्वतंत्रता की आशा करते हैं। कोई मास्क नहीं, कोई बंदिश नहीं। चीन में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी एप्पल आईफोन फैक्ट्री में श्रमिकों के हिंसक प्रदर्शन की खबर सामने आई है। चीन के हैनान प्रांत में झेंगझोउ स्थित फॉक्सकॉन फैक्ट्री में कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया है। फैक्ट्री के इन कर्मचारियों में सख्त कोविड प्रतिबंधों और वेतन नहीं मिलने को लेकर नाराजगी है। इन कर्मचारियों में कोरोना संक्रमण के तेजी से फैलने से घबराहट भी है। फॉक्सकॉन फैक्ट्री के कर्मचारियों के प्रदर्शन के कई वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में दिख रहा है कि दर्जनों कर्मचारी सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। दंगारोधी पुलिस भी वहां तैनात दिख रही है। पुलिस कर्मियों के साथ भी कर्मचारियों की झड़प हो रही है। और खबर इंडोनेशिया से है, जहां आए भूकंप के बाद बुधवार को भी तलाशी अभियान जारी रहा। 5.6 की तीव्रता वाले भूकंप में कम से कम 268 लोगों की मौत हो गई है। इंडोनेशिया के मुख्य द्वीप जावा में आए भूकंप के बाद मृतकों और लापता लोगों की तलाश के लिए बुधवार को और अधिक संख्या में बचाव कर्मियों और स्वयंसेवियों को लगाया गया। मौत और जिंदगी का खेल हमेशा से चलता रहा है और हमेशा चलता रहेगा। एक बार अगर किसी को जिंदगी मिली तो मौत उसे अपनी आगोश में भी जरूर लेगी। यानी यही है जीवन का सबसे बड़ा सत्य। सोमवार को इंडोनेशिया के सैकड़ों लोगों को पलक झपकते ही इस कटु सत्य का सामना करना पड़ा। जावा द्वीप में आए शक्तिशाली भूकंप ने इंडोनेशिया में भारी तबाही मचाई। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 मापी गई। नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन एजेंसी का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 268 हो गई है। 1083 लोग घायल हैं, जबकि 151 अभी भी लापता हैं। तलाशी और बचाव अभियान जारी है। दूसरी तरफ सरकार की मदद से मरने वालों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है।
अपने प्रियजनों को मनो मिट्टी के नीचे दबते देखकर आंखों में आंसू और चेहरे पर दुख की ये परत लोगों का दर्द समझने के लिए काफी है। ड्रोन से ली गई तस्वीरें तबाही का दर्दनाक मंजर बयां कर रही हैं। चारों तरफ क्षतिग्रस्त मकानों का मलबा बिखरा पड़ा है। भूकंप कितना शक्तिशाली था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है। ताश के पत्तों की तरह बिखरे मकानों ने अपने पीछे मातम के वो निशान छोड़े हैं जिन्हें यहाँ के लोगों के लिए मिटाना नामुमकिन होगा। ये दर्दनाक मंजर हमेशा उनकी यादों में कैद रहेगा। भूकंप से 2200 से अधिक मकानों को नुकसान पहुंचा है। हम उसके जाने के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं नहीं गई। वो एक अच्छी लड़की थी। उसने हमेशा वही किया जैसा उसके माता पिता उसे करने को कहते थे। उसने कभी भी ना नहीं कहा। इसलिए मैं महसूस करती हूँ कि वो अभी भी मेरे साथ है। मैं ईश्वर से अपनी बच्ची के लिए प्रार्थना करती हूँ। 5 साल का ये वो खुश नसीब बच्चा है जिसने शक्तिशाली भूकंप से लड़कर जिंदगी की जंग जीती है। बचाव टीम ने अज़का नाम के 5 वर्षीय बच्चे को भूकंप के 3 दिन बाद सही सलामत रेस्क्यू किया है। सबसे पहले बच्चे को जूस पिलाया गया। अब वो टेंट अस्पताल में डॉक्टरों की निगरानी में है। भूकंप के 3 दिन और 3 रातों के बाद उसे आज दोपहर रेस्क्यू किया गया। घर में 5 लोग थे, 3 को रेस्क्यू कर लिया गया है जबकि 2 लोग मृत पाए गए हैं। इंडोनेशिया के इतिहास पर नजर डालें तो यहाँ के लोगों के लिए भूकंप कोई नई बात नहीं रही है। इससे पहले भी कई बार यहाँ भूकंप तबाही मचा चुका है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट में कहा गया है कि धरती पर आने वाले 70% से ज्यादा ज्वालामुखी इसी जोन के आसपास हैं। दुनिया भर में 90% तक तबाही मचाने वाली भूकंप इसी क्षेत्र में आने वाले देशों में आते हैं। नौवीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीमा पार आतंकी गतिविधियों को गंभीर खतरा बताया और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इससे तत्काल और संकल्पबद्ध होकर निपटने की जरूरत बताई। नौवीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ बुधवार को कंबोडिया के सिएम रीप शहर में शुरू हुई। बैठक में दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संगठन आसियान के सदस्य देशों और संवाद सहयोगी देशों के रक्षा मंत्री और अधिकारी शामिल हुए। भारत, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण कोरिया जैसे देशों की मौजूदगी में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी जटिल कार्रवाइयों और घटनाओं के प्रति चिंतित है जिनसे क्षेत्र में शांति और स्थिरता पर असर पड़ता है। भारत क्षेत्र में स्वतंत्र नौवहन और विमानों की आवाजाही का पक्षधर है। भारत समुद्री विवादों के शांतिपूर्ण समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुपालन में विश्वास रखता है। हिंद प्रशांत क्षेत्र में ऐसी स्वतंत्र, मुक्त और समावेशी व्यवस्था की आवश्यकता है जिसमें सभी देशों की संप्रभुता और प्रादेशिक अखंडता का सम्मान हो। रक्षा मंत्री ने आशा प्रकट की कि दक्षिण चीन सागर में आचार संहिता के बारे में जारी बातचीत अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप होगी। रक्षा मंत्री ने कहा कि सीमा पार से आतंकी गतिविधियां गंभीर खतरा हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इनसे तत्काल और संकल्पबद्ध होकर निपटने की आवश्यकता है। रक्षा मंत्री ने वर्तमान भौगोलिक, राजनीतिक गतिविधियों और उत्पन्न ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों की ओर विश्व का ध्यान केंद्रित किया। रक्षा मंत्रियों की बैठक का शुभारंभ कंबोडिया के प्रधानमंत्री के संबोधन से हुआ। हुन सेन ने अपने संबोधन में कहा कि ADMM+ बैठक विचारों के मुक्त आदान प्रदान द्वारा परस्पर समझ को बढ़ावा देने वाला अहम मंच है। गौरतलब है कि ADMM+ 10 आसियान देशों और उनके 8 संवाद साझेदार देशों की वार्षिक बैठक है। ध्यान रहे कि इस साल भारत आसियान संबंधों की 30वीं वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और यरूशलेम में बुधवार सुबह हुए 2 विस्फोटों में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई है और 18 लोग घायल हुए हैं। पहला धमाका पश्चिम यरूशलेम के एक बस स्टॉप के मुख्य एंट्री गेट के पास सुबह 7 बजे के लगभग हुआ। कुछ ही समय के बाद शहर के एक दूसरे एंट्री गेट रामोट जंक्शन पर दूसरा विस्फोट हुआ।
इजरायली पुलिस घटनास्थल पर सबूतों को एकत्र करने के साथ संदिग्धों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। अभी तक किसी आतंकी समूह ने इन धमाकों की जिम्मेदारी नहीं ली है। इजरायली सुरक्षा एजेंसियां धमाकों से जुड़े संदिग्ध का पता लगाने के लिए इलाके की गहन छानबीन कर रही है। और अब अमेरिकाना। अमेरिका में एक बार फिर अंधाधुंध फायरिंग का मामला सामने आया है। अमेरिका के वर्जीनिया के चेसापिक में वॉलमार्ट सुपरमार्केट में एक बंदूकधारी की गोलीबारी में कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई है। माना जा रहा है कि स्टोर मैनेजर ने ही अंधाधुंध फायरिंग की शुरुआत कर दी। बाद में उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी भी मौके पर मौत हो गई। चेसापिक शहर ने इस घटना की ट्वीट कर पुष्टि की है। कई अन्य लोग भी इस घटना में घायल हो गए हैं। हमलावर ने गोली क्यों चलाई, इसकी जानकारी नहीं है। पुलिस प्रवक्ता ने कहा है कि गोलीबारी स्टोर के अंदर ही हुई है और हमलावर ने इसे अकेले ही अंजाम दिया है। वॉलमार्ट ने एक बयान में कहा है कि यह घटना दुखद है और हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने चुनाव में मिली हार के 3 सप्ताह से अधिक समय के बाद सॉफ्टवेयर संबंधी किसी दिक्कत का हवाला देते हुए चुनाव नतीजों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से देश की अधिकतर ईवीएम मशीनों के जरिए डाले गए वोट्स को रद्द करने की मांग की है। भले ही ब्राजील के राष्ट्रपति ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति को बधाई न दी, लेकिन सत्ता हस्तांतरण का वादा कर देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को अवरुद्ध करने से बचने के संकेत दिए। चुनाव नतीजों के 3 हफ्ते बाद जायर बोल्सोनारो ने अब नया दांव खेल दिया है। सॉफ्टवेयर संबंधी किसी दिक्कत का हवाला देते हुए बोल्सोनारो ने चुनाव परिणाम पर ही सवाल उठा दिया है। साथ ही उन्होंने निर्वाचन अधिकारियों से देश की अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए डाले गए मतों को रद्द करने की मांग कर दी है। इससे ब्राजील के राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल पैदा हो गई है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो और उनकी लिबरल पार्टी की ओर से 33 पन्नों की अपील दायर करने वाले वकील ने कहा है कि मतों को रद्द किए जाने के बाद बोल्सोनारो के पास 51% वैध मत रहेंगे और वो चुनाव में पुनः जीत जाएंगे। निरीक्षण की मांग करना स्वाभाविक है ताकि हमारी चुनाव प्रणाली के संबंध में कोई संदेह न रहे। निर्वाचन अधिकारी पूर्व राष्ट्रपति लूला डे सिल्वा को पहले ही विजयी घोषित कर चुके हैं और बोल्सोनारो के कई सहयोगियों ने भी नतीजों को स्वीकार कर लिया है। हालांकि बोल्सोनारो के हार नहीं मानने के कारण कई शहरों में लोगों ने प्रदर्शन किए और परिणाम स्वीकार करने से इनकार कर दिया। लिबरल पार्टी के नेता वाल्डेमार कोस्टा और पार्टी के एक लेखाकार ने कहा है कि 2020 से पहले की करीब 2,80,000 मशीनों के आंतरिक लॉग में व्यक्तिगत पहचान संख्या नहीं थी। उन्होंने कहा कि इस बग का पहले पता नहीं चला था। बावजूद इसके विशेषज्ञों का कहना है कि इससे परिणामों पर कोई असर नहीं पड़ा है। केवल एक उद्देश्य के साथ हमारे देश में लोकतंत्र को मजबूत करने में योगदान देना। हमें यकीन है कि हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं और लोकतंत्र को मजबूत करके हम ब्राजील को मजबूत कर रहे हैं। उधर साओ पाउलो विश्वविद्यालय के पॉलिटिकल स्कूल में कंप्यूटर इंजीनियरिंग और डिजिटल सिस्टम के प्रोफेसर विल्सन रोगिरियो ने बताया कि प्रत्येक वोटिंग मशीन को अब भी उसके शहर और मतदान जिले जैसे अन्य माध्यमों से आसानी से पहचाना जा सकता है। उन्होंने कहा कि इससे चुनाव परिणाम की विश्वसनीयता पर कोई सवाल खड़ा नहीं होता है। पिछले महीने हुए राष्ट्रपति चुनाव में जायर बोल्सोनारो को वामपंथी नेता लूला डे सिल्वा से हार का सामना करना पड़ा था। दूसरे दौर के चुनाव में लूला को 50.9% वोट मिले तो वहीं बोल्सोनारो को केवल 49.1% वोट ही हासिल हुए थे। बोल्सोनारो के हजारों समर्थकों ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन किया था। चुनाव नतीजों के 48 घंटे बाद बोल्सोनारो ने सत्ता हस्तांतरण का यकीन तो दिलाया, लेकिन लूला को बधाई नहीं दी। लूला तीसरी बार ब्राजील के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। वो इससे पहले 2003 और 2010 में देश के राष्ट्रपति बने थे।
और कार्यक्रम के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। स्कॉटलैंड की आजादी की योजना को लगा बड़ा झटका। सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दी दूसरे जनमत संग्रह की इजाजत। कहा, जनमत संग्रह के लिए ब्रिटेन की संसद की मंजूरी जरूरी। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने फैसले का किया स्वागत। चीन में फिर बेकाबू हुआ कोरोना। 1 नवंबर से अब तक 2,53,000 से अधिक मामले किए गए दर्ज। दूसरी तरफ आईफोन फैक्ट्री में कोरोना प्रतिबंधों और वेतन न मिलने से परेशान श्रमिकों का हिंसक प्रदर्शन। यूरोपीय संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश किया घोषित। कहा, नागरिकों के खिलाफ जानबूझकर किए गए हमले और मानवाधिकारों का उल्लंघन आतंकवाद के कृत्यों के बराबर। रूस ने कीव पर दागी मिसाइल, 3 की मौत। अमेरिका में बंदूक ने फिर बरपाया कहर। वॉलमार्ट में अंधाधुंध फायरिंग में कम से कम 7 लोगों की मौत। हमलावर ने खुद को भी मारी गोली। पुलिस ने कहा, अब तक स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया है हमले का मकसद। और इंडोनेशिया में आए भूकंप के बाद मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 268। हादसे के 3 दिन बाद एक 5 वर्षीय बच्चे को मलबे से सही सलामत निकाला गया। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में दिखा तबाही का मंजर। तो इसके साथ ही खबर दुनिया की के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।